आज का दिन एक नए तरीके से शुरू हो रहा है और जो सरकार ये कहती थी कि इस्तीफे नहीं होते हैं, हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। पूरे देश ने देखा कि कैसे इस्तीफा हुआ, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे इस्तीफा हुआ और देश का जेनजी जब सड़कों पर आया तो कैसे जेनजी ने, उस जनरेशन ने पूरी तस्वीर को बदल करके रख दिया। मोदी साहब झुके कैसे और 36 दिनों तक मैंने उस प्रोटेस्ट में रह करके क्या देखा, सब कुछ आपके सामने रखने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप सबका शुक्रिया, आप सबका धन्यवाद। लगातार लोग इतने मैसेज कर रहे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता हूं। जब भी मैं पढ़ने के लिए बैठता हूं, थैंक यू धर्मेंद्र जी, थैंक यू धर्मेंद्र जी। और ये कोई एहसान नहीं किया है मैंने। हाँ, ये जरूर है कि बहुत मुश्किल हालात में रिपोर्टिंग करने की कोशिश की। गर्मी, परेशानियां, इंटरनेट बंद और जिस तरीके से वहां पर रोका जा रहा था कि इस बैरिकेड से आप नहीं जा सकते, उस बैरिकेड से जाइए। रोजाना 14-14, 15-15 किलोमीटर पैदल चलना, क्योंकि आप शूट करेंगे फिर उसके बाद में उसको भेजेंगे, तब वो चीजें आप तक पहुंच रही थी। गला छिल गया, तबीयत खराब। लेकिन ये था कि जब इतने लोग सड़कों पर हैं तो जाहिर सी बात है किसी न किसी तरीके से उस चीज को सड़क से और आप तक वो पहुंचाना भी जरूरी था। अभी भी मेरी आवाज जो है वो थोड़ा सा भारी भारी आपको लग रही होगी, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा गला ठीक नहीं हुआ। लेकिन सवाल मेरा या सवाल आपका नहीं है, सवाल देश का है। और सवाल ये है कि जिस तरीके से जेनजी सड़क पर उतरा और नरेंद्र मोदी रात को 12-12 बजे वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गए, क्या ये सिर्फ ये कहा जा सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर के सरकार प्रेशर में आ गई और इसलिए ये इस्तीफा हो गया, बाकी आगे आप उम्मीद मत करिए? या फिर ये कहा जा सकता है कि जगा दिया है भाई इन्होंने और अब ये सोने भी नहीं देंगे और मोदी जी को भी रात को 12-12 बजे तक जगा करके रखेंगे? सरकार की घंटी बजा दी है, सरकार के कान के नीचे अलार्म लगा दिया है कि अब सोना नहीं है, जाग जाओ। और जो अपने आप को चौकीदार कहते थे, उनके राज में पेपर लीक हो रहे हैं। जो अपने आप को कहते थे कि नहीं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पेपर लीक हो रहे हैं। तो पेपर लीक कोई धर्म सेवा के लिए तो हो नहीं रहे हैं। पेपर लीक अगर हो रहे हैं तो खाऊंगा और खिलाने दूंगा वाले ही कॉन्सेप्ट में लीक हो रहे हैं। तो जेनजी का जो ये प्रोटेस्ट जिसकी शुरुआत हुई, हालांकि मैंने कल आपको पूरा टाइमलाइन कल आपको बताई थी कि किस तरीके से 6 जून 2026 से प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई, 20 जून को फिर से दूसरी बार प्रोटेस्ट हुआ, फिर उसके बाद में 28 जून को सोनम वांगचुक उनका अनशन शुरू होता है, उनकी भूख हड़ताल शुरू होती है। 18 जुलाई को सोनम वांगचुक को उठाया गया, वहां से जबरन उठाया गया और सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। और असली जो पिक्चर है, जो प्रेशर वाली जो पिक्चर है, वो 18 तारीख से शुरू हुई। लेकिन 18 तारीख से जो पिक्चर शुरू हुई थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि वो पिक्चर वाकई जो है वो सरकार को हिला देने वाली थी। सरकार एक्टिव मोड में तो जरूर आ गई थी, सरकार सोचने पर तो मजबूर जरूर हो गई थी, लेकिन झुकने को तब भी तैयार नहीं थी। 20 तारीख को मार्च होगा, मार्च में कितने लोग आएंगे, ये सरकार का जो है उस वक्त में रवैया था कि भाई 18 तारीख को उठा लिया है, 20 तारीख को देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद में 20 तारीख को भीड़ आई, तब सरकार को लगा कि नहीं, ये नहीं सहन हो पाएगा, ये नहीं चल पाएगा, ये लोग उखाड़ करके फेंक देंगे। इतनी बड़ी तादाद में लोग सड़क पर आए हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग एक साथ हो गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं, युवा हैं, इनको मारेंगे पीटेंगे तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। देखिए, मैं मीडिया का आदमी हूं, मैं पत्रकार हूं और मैं कैमरे की भाषा समझता हूं। और मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर पुलिस की लाठी चलती है, किसी तगड़े हट्टे खट्टे नौजवान के ऊपर अगर पुलिस की लाठी चलती है,
और कोई हट्टा खट्टा नौजवान वहां पर खड़े होकर के अगर पुलिस की लाठी खा रहा है, तो वो तस्वीर जो रिकॉर्ड होगी और वो तस्वीर जो लोगों के बीच में जाएगी, उस तस्वीर का उतना असर नहीं होता है जितना असर यहां जो छोटे छोटे बच्चे थे, मासूम बच्चे थे, लड़कियां थी, जिनके ऊपर आपने लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले चलाए, जिनको आपने थप्पड़ से मारा, जिनको आपने डंडे घुसाने की कोशिश की। आगे आप सब जानते हैं, मैं कहना नहीं चाहता हूं। वो तस्वीरें जब लोगों के बीच में गई, और जब कभी भी युवाओं के ऊपर, खास तौर पर छोटे बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज की या बर्बरता की तस्वीरें लोगों के बीच में जाएंगी, तो यही होगा जो अब हुआ है। लेकिन मोदी जी कैसे जागे? ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। लगातार जंतर मंतर पर जो कुछ हो रहा था, उसको सरकार रिपोर्ट कर रही थी। इंटेलिजेंस के लोग थे वहां पर, और डे वन से थे, और हमेशा से होते हैं। डे वन से सरकार ब्रीफिंग ले रही थी कि क्या चल रहा है। लेकिन 6 तारीख को जो कुछ हुआ उसके बारे में ब्रीफिंग ली गई सीरियसली। 20 तारीख को जो कुछ हुआ उसके बारे में ब्रीफिंग ली गई सीरियसली। फिर अगले 2-4 रोज जो कुछ हुआ उसके बारे में ब्रीफिंग ली गई सीरियसली। फिर उसके बाद में ऑटो पायलट मोड पर छोड़ दिया गया। होने दो जो हो रहा है, चलने दो जो चल रहा है। ये जो है वो वहां पर सरकार का रवैया था, क्योंकि तब लगा था कि नहीं नहीं, इनसे नहीं हो पाएगा, ये ऐसे ही है, इनसे नहीं हो पाएगा। दूसरी जो सरकार की चूक रही वो ये था कि सरकार में बैठे हुए जो इंटेलिजेंस में जो लोग हैं, वो सालों साल से एक ही काम कर रहे हैं। सालों साल से वो यही काम कर रहे हैं, फेस रीड करने का काम, लोगों की जो बातें हैं उसको सुनने का काम, लोगों की जो मैसेजिंग है उसको समझने का काम, डिकोड करने का काम। सालों साल से इंटेलिजेंस के लोग यही काम कर रहे हैं। लेकिन पहली बार एक जेन जी की जो है वो जनरेशन आई, और उसकी भाषा अलग थी, उसके हाव भाव अलग थे। वो ऐसे ऐसे करके बात कर रहे थे, ऐसे ऐसे करके बात कर रहे थे, ऐसे ऐसे करके बात कर रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था। बिहार का एक प्रोटेस्ट वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि भाई, वो रील काफी वायरल हुई कि आप लोग कुछ इंतजाम करके नहीं लाए हो क्या? ये कोई वाटर कैनन या फिर आंसू गैस के गोले, उनका इंतजाम नहीं किया है क्या? और उसके बाद में फिर जो है वो थोड़ी देर में आए, पानी की बौछार हुई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, तो लोग वहां पर नाच रहे हैं। यहीं पर सरकार की इंटेलिजेंस फेल हो गई। उनको लगा कि फुकरे लोग हैं, माफ कीजिएगा, मैं जो बात जैसी है उसको उसी तरीके से समझाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। उनको लगा कि ऐसे ही हैं ये, इनका कोई असर नहीं है, इनकी कोई छाप नहीं है, ये मजे लेने के लिए आए हैं, मजे लेंगे, उछल कूद करेंगे और उसके बाद में चले जाएंगे। हमारे समाज के अंदर एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि भाई छोटे बच्चों को बंदर जात कह दिया जाता है। ये बंदर जात है, इनसे नहीं हो पाएगा। ये कितना ही उछल कूद कर लेंगे, कितनी ही कूद फांद कर लेंगे, ये ठीक है, थोड़ी देर में थकार करके बैठ जाएंगे, निकल जाएंगे, बोर हो जाएंगे। ये डेडिकेट नहीं है, इनके अंदर डेडिकेशन नहीं है। ये किसान आंदोलन की तरीके से टिक करके नहीं बैठ सकते हैं। अरे साहब, ये रील देखते हैं, ये 15 सेकंड में बोर हो जाते हैं। ये बोर होने वाली जनरेशन, इनको रोज कुछ नया चाहिए। इनको एक पिक्चर पसंद नहीं आती है, दूसरी नई पिक्चर देखनी इनको हफ्ते के अंदर। इनको गाना कोई नया आता है तो उस गाने से बोर हो जाते हैं, जिस गाने को ये चंद दिन पहले, 4 दिन पहले फेवरेट बता रहे थे, उसी से बोर हो जाते हैं। तो इंटेलिजेंस इस तरीके से फीड कर रही थी, और उसके साथ साथ सरकार के अंदर जो बैठे हुए लोग थे वो भी इसी तरीके से कि मोदी जी ये नहीं है, ये कुछ नहीं है, और मोदी जी भी उसी सेंस में। और यही जो है सबसे बड़ी चूक साबित हुई, यही सबसे बड़ी जो गलती साबित हुई कि आपने इन छोटे बच्चों को, एक मासूम पिक्चर आई थी, छोटा बच्चा जान के मुझसे ना टकराना रे, तो वो छोटे बच्चे जो हैं वो छाती पर चढ़ करके डांस करने लगे। जो छोटे बच्चे समझ करके, जिनको आपने कॉकरोच मान लिया था कि ये तो ऐसे ही है,
वो छाती पर चढ़ करके डांस करने लगे, बैठ गए भूख हड़ताल पर। अकेले सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल नहीं की, सबसे पहले भूख हड़ताल की छत्तीसगढ़ के एक नौजवान ने, जिसकी खबरें मैंने लगातार आपको दिखाई। और मैं कोशिश यही करता था हमेशा से कि जो अननोन फेस है उनसे बात की जाए, क्योंकि कोई भी जाता था तो सबसे पहले कोशिश उसकी यही होती थी कि यहां पर सोनम वांगचुक जो है उनका इंटरव्यू करवाया जाए, अभिजीत दिपके का इंटरव्यू करवाया जाए। मैंने इन 36 दिनों के दौरान सिर्फ एक बार अभिजीत दिपके से बात की, एक इनका इंटरव्यू किया, और वो भी कोई आम कैसे खाते हो वो वाला इंटरव्यू नहीं था। तीखे सवाल मैंने अभिजीत दिपके से पूछे। हालांकि उनके जो समर्थक थे वो मुझे ट्रोल करने लगे कि आप तो ऐसे बोल रहे हो, आप तो ऐसे बोल रहे हो, आप तो कांग्रेस की भाषा बोल रहे हो, आप तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हो। खैर, मेरा काम यही था कि जब मैं उनसे बात कर रहा हूं तो हर वो सवाल पूछा जाए जो जरूरी है। और उसके बाद में जब यहां पर लाठियां चली, डंडे चले, आंसू गैस के गोले चले, तो वहां घुस करके वो रिपोर्ट भी आपको दिखाई। दिल्ली पुलिस के लोग बिना बैच के थे, बिना नेम प्लेट के थे, वो कैमरे के ऊपर सब कुछ रिकॉर्ड करके आपको दिखाया। कुछ भीड़, मैं फिर कहता हूं, आज भी ये प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद भी अभी भी कहता हूं, कुछ पत्रकारों के साथ में बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई। वहां पर कुछ पुलिस वाले, उनको चोटें भी आई, पत्थरबाजी भी हुई, लेकिन वो मुट्ठी भर लोग थे, वो बाहर के लोग थे, वो उस प्रोटेस्ट के साथ में, उस आत्मा के साथ में, उस फीलिंग के साथ में आए ही नहीं थे। वो बाहर के लोग थे और वो उनका काम यही था कि माहौल बिगाड़ो। कुछ लोग ऐसे थे, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि इसमें घुस करके वो कह रहे थे कि साहब अपने को तो गोदी मीडिया, इस तरीके से नारे लगा करके और अपना कंटेंट बनाना था। लेकिन हम तो सरकार की बात करने वाले हैं, ये तो प्रोटेस्ट का हिस्सा है। सरकार कैसे झुकी? दरअसल 3 दिन पहले, यानी जब ये सरकार की तरफ से कल ऐलान हुआ इस्तीफे का, उससे 3 दिन पहले जो है वो एक चीज बड़े जोर शोर से चलने लगी जंतर मंतर के ऊपर, कि अब धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, अब मोदी का इस्तीफा चाहिए। और ये बात मैं बहुत पहले से कह रहा था, ये बात मैंने अभिजीत दिपके से एक सवाल के दौरान भी कही, कि आप सॉफ्ट विपक्ष बनाना चाहते हैं, आप डायरेक्ट मोदी और अमित शाह को लेकर के नहीं बोल रहे हैं, और जब तक आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो आपके ऊपर लोगों का विश्वास नहीं होगा, शायद इस प्रोटेस्ट में भीड़ नहीं आएगी। अगर आप रेगुलरली मुझे देखते हैं, हमारे चैनल को देखते हैं, तो आपको पता होगा कि मैंने ये सवाल किया था। मैंने अभिजीत दिपके से यही कहा, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम खूब सवाल पूछ रहे हैं, डट करके सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उस सवाल में वो फीलिंग नहीं थी, सरकार के लिए वो डर नहीं था, सरकार उससे वो खतरा महसूस नहीं कर रही थी। और जब 3-4 दिन पहले पूरे देश में एक सवाल खड़ा हो गया कि अब प्रधान नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए, वहां से सरकार के अंदर बेचैनी होने लगी। वहां से सरकार को लगा कि साहब ये तो मामला हाथ से निकल जाएगा, पानी सिर से ऊपर चला जाएगा, और नरेंद्र मोदी की जो आपने 56 इंच की छवि बना करके रखी है, सब खत्म हो जाएगी। और बीजेपी के पास में ले दे करके और पहले और आखिरी अगर कोई व्यक्ति है तो वो नरेंद्र मोदी ही है। आप पसंद करिए ना पसंद करिए, लेकिन उनके नाम पर वोट है। और नरेंद्र मोदी जिस दिन ढह गए, यानी जो इमेज उनकी बनी हुई है वो खत्म हो गई, बीजेपी के लिए 100 सीट हासिल करना भी बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। मैं वो पत्रकार नहीं हूं जो ये कह दूं कि 5 सीट नहीं आएगी बीजेपी की, मैं वो आदमी नहीं हूं। आपको पसंद आए या ना पसंद आए, लेकिन ये बात तो है, बीजेपी ने अब अपना कम से कम इतना सिस्टम तो बना लिया है कि बीजेपी जब नरेंद्र मोदी की जाने के बाद में भी जब डाउनफॉल होगा तो 70-80 सीटों की पार्टी तो कम से कम रहेगी बीजेपी। और अब बीजेपी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती यह थी कि यहां से किसी तरीके से निकलो। अगर यहां से नहीं निकले तो ये जो परिसमन हम लेकर के आ रहे हैं, सीटें बढ़ानी है या एसआईआर वाला मामला है, ये सब धरे रह जाएंगे। चुनाव कभी होंगे तब होंगे, ये तो अभी कुर्सी से उतार करके पैदल कर देंगे।
ये अभी संसद भवन में घुस गए थे, अभी जो है वो विपक्ष में इतनी ताकत आ गई थी कि वो प्रधानमंत्री की चौखट पर जाकर के बैठने लगा था। राहुल गांधी मोदी के घर के बाहर जाकर के बैठ गए। तो विपक्ष हो, चाहे जनता हो, चाहे ये जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो हो, हर कोई सरकार के खिलाफ बिल्कुल 440 वोल्ट के करंट में दिखाई दे रहा था। और यहीं से इस्तीफा कैसे होगा, किस तरीके से होगा, वो स्क्रिप्ट तैयार होने लगी। जब नरेंद्र मोदी के ऊपर बात आई तो नरेंद्र मोदी साहब झुके। उन्होंने कहा कि कुछ भी करिए, कैसे भी करिए, निकालिए, निपटाइए, खत्म करिए। अगर आप एक लाइन में समझना चाहते हैं, एक लाइन में पूछना चाहते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी झुके, नरेंद्र मोदी तब झुके जब उनके ऊपर बात आई। नरेंद्र मोदी तब झुके जब लगा कि ये 100, 200, 1000, 2000, 10,000 लोगों का प्रोटेस्ट नहीं है। नरेंद्र मोदी तब झुके जब नरेंद्र मोदी को एहसास हुआ कि ये 100 मीटर के दायरे में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट अभी होता है, जो बैरिकेडिंग के बीच का हिस्सा है, वो इतना ही है। नरेंद्र मोदी जी को जब एहसास हुआ कि यहां से जो चीजें जा रही हैं वो पूरी दुनिया में, पूरे देश में करंट पैदा कर रही है, तब लुटियंस के उस इलाके का इंटरनेट बंद कर दिया गया। तकरीबन 1 हफ्ते इंटरनेट बंद रहा है, मजाक नहीं है ये। देश की राजधानी में आपने इंटरनेट को बंद रखा। आपने 18 के करीब 17-18 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए। और उसमें कौन कौन से थे? सुप्रीम कोर्ट का मेट्रो स्टेशन, राजीव चौक, कनॉट प्लेस का सबसे बिजी मेट्रो स्टेशन, मंडी हाउस वो मेट्रो स्टेशन, उसके बाद में सेवा तीर्थ, सेंट्रल सेक्रेटरिएट, पटेल चौक, जनपथ, जितने भी बड़े मेट्रो स्टेशन, सारे मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए। ये सरकार तो कहती थी ना, वीआईपी कल्चर छोड़िए। मोदी जी कहते थे सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का जो है वो इस्तेमाल कीजिए। आपने मेट्रो बंद कर दी। और ये केवल मेट्रो नहीं बंद हुई थी, सरकार ये सोच रही थी कि किसी तरीके से प्रोटेस्ट बंद हो जाए, कि इंटरनेट से यहां से फीड जाएगी नहीं, यानी जो लोग यहां पर देख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो देश दुनिया देखेगी नहीं। तो उसके बाद में चीजें अपने आप जो दुरुस्त हो जाएंगी। लेकिन मामला पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। और मामला ऐसा उल्टा पड़ा कि सरकार को लेने के देने पड़ गए। मामला इस कदर हाथ से निकल गया कि मोदी जी ने इस्तीफे की स्क्रिप्ट तैयार करवाई। यह धर्मेंद्र प्रधान की बात नहीं है। मैं आपको एक अलग से एक बड़ी खबर और बताऊंगा कि कैसे इस्तीफे की पूरी कहानी लिखी गई और धर्मेंद्र प्रधान उन्होंने कितनी बार इस्तीफा देने की कोशिश भी की। उस पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये सच्चाई है कि जब जब देश के मुखिया के ऊपर सवाल उठेंगे तो मुखिया चिंता होने लगती है। मनमोहन सिंह कुछ नहीं करते थे। मनमोहन सिंह शांत आदमी थे, पूरे संयम के साथ में बात रखते थे। लेकिन जब उनकी इमेज भी ध्वस्त हुई तो सरकार की इमेज भी ध्वस्त हुई। जबकि उनको देश में हर आदमी ईमानदार मानता था। मोदी जी को तो लोग ईमानदार कहने के लिए भी तैयार नहीं होंगे, भले ही वो कहे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो बहरहाल ये सब कुछ था। हालांकि मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ इस पर लिखा जा सकता है, कहा जा सकता है, किताब पूरी इस पर लिखी जा सकती है। कोशिश करेंगे जो कुछ इस प्रोटेस्ट में हमने देखा, जो कुछ यहां पर हुआ, उसको आपके सामने और रखा जाए। बहरहाल मुझे लगा कि अभी जब ये प्रोटेस्ट खत्म हुआ है तो कम से कम आपके सामने एक बार जो पर्दे के पीछे की तस्वीर थी वो जरूर आपके सामने रखी जाए। बाकी आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। मैं फिर से कहूंगा कि आप लोगों ने जिस तरीके से साथ दिया, मैं दिखा रहा था वहां पर खबर, ये सच्चाई है, लेकिन आप लोगों की साथ की वजह से मैं काम करता हूं। लेकिन अगर उस काम के बदले में मुझे ये पता चलता है कि लाखों लोग मेरे काम को देख रहे हैं,
लाखों लोग मेरी पत्रकारिता को सराह रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर एक पत्रकार के अंदर जो इंसान है उसमें भी ताकत आती है, उसमें हौसला आता है, उसमें हिम्मत आती है। फिर वो अपने पांव के छालों को नहीं देखता है, वो अपने चिरे हुए गले को नहीं देखता है, वो फिर लड़ता है, वो देखता है, वो भागता है, वो दौड़ता है। हाँ, उसकी जो गर्दन है उसमें किसी का पट्टा नहीं होना चाहिए, ये जरूरी चीज है। और मेरी गर्दन पर किसी का पट्टा नहीं है, मैं आप लोगों की वजह से आजाद हूं। तो इसलिए अगर आप देखेंगे, आप अगर कहेंगे कि फलां जगह पर कोई मसला है उसको दिखाइए, तो चाहे वो कलकत्ता में हो, असम में हो, गुजरात में हो, मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, राजस्थान में हो, हरियाणा में हो, यूपी में हो, बिहार में हो, झारखंड, उत्तर प्रदेश, कहीं पर भी हो, उसको दिखाने की कोशिश करेंगे, आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और डट करके वो रिपोर्टिंग आप तक पहुंचेगी। आप लोगों ने इतना साथ दिया, इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, और मैं फिर कहता हूं, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना चाहिए कि आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें, क्योंकि जब वीडियो को आप लाइक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिक दूसरे लोगों तक पहुंचती है। यूट्यूब ये मानता है कि इस वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं, इसमें कुछ अच्छी बात होगी, तो इसलिए हर वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिए। और जितने आपके दोस्त हैं, चाहने वाले हैं, उनको बोलिए कि भाई ये अच्छा काम कर रहे हैं, इनको सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात, आप हमारी खबरों को देख भी रहे हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब खुद नहीं किया हुआ है तो कम से कम खुद तो जरूर कीजिए। और इसके साथ में एक कमेंट जो है वो जरूर छोड़िए। कई बार होता है कि मैं खुद कई बार कुछ चीजों को भूल जाता हूं, मुझसे छूट जाती है, तो आपके कमेंट्स को पढ़ करके मुझे लगता है कि हाँ, ये चीज मुझसे छूट गई। या आपके कमेंट्स वो दूसरे लोग पढ़ेंगे और दूसरे लोग वो भी समझेंगे, तो कमेंट्स जरूर कीजिए, हर वीडियो पर जरूर कमेंट्स कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।